एक मुरिम दुनिया में लाल शरद ऋतु के पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं। एक लड़का एक पत्ता उठाता है और उसे निहारता है। फिर पास में आराम कर रही एक लड़की को देखता है। जब वो उसे देखती है तो वो घबराती है, झुककर माफी मांगती है और कहती है कि पानी लाने से वह थक गई थी, इसलिए वो आराम कर रही थी। वो उसे सम्मान से अभिवादन करती है और उसे लाल धनुष के योद्धा नेता जोंगरे निम कहकर बुलाती है। वो पानी की बाल्टी को देखता है और चिंता में पूछता है, क्या ये एक व्यक्ति के लिए अकेले ले जाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? फिर वो खुद उसे उठा लेता है। वो मना करने की कोशिश करती है, उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहता है कि अगली बार उसे इसे कई हिस्सों में बांट लेना चाहिए, जिस पर वो मान जाती है और परेशानी के लिए माफी मांगती है। वापस जाते वक्त वो उसे बताता है कि उसका उत्साह देखकर अच्छा लगता है और ये मेहनत भविष्य में उसे फायदा देगी। वो चमक कर मुस्कुराती है, चेहरे पर लाली आ जाती है और उसके काइंड शब्दों के लिए धन्यवाद करती है। वो उसका नाम पूछता है, जिस पर वो हिचकिचाती है और कहती है कि वो चियान रियांग हॉल की ट्रेनी अटेंडेंट है और उसका नाम सेहोन है। वो उसका नाम सर्दियों में खिलने वाले ऑर्किड के रूप में समझता है और उसे सुंदर कहकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक जोर की चीख से उसका वाक्य टूट जाता है। वे दोनों हैरान होकर उस दिशा में देखते हैं और देखते हैं कि एक लड़का एक सुअर से नंगे हाथों से लड़ रहा है। दोनों खून से लथपथ है, जो दिखाता है कि वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। लड़का अपनी बाजू ऊपर करता है और सुअर से कहता है कि उसे एक असली प्रतिद्वंद्वी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है। सुअर उस पर झपटता है, जीवित रहने की ठान कर, और लड़का रक्षात्मक मुद्रा में हाथ उठाता है और सुअर से कहता है कि आओ, पूरी ताकत से लड़े। वार झेलने के बाद वो कहता है कि ये बुरा नहीं है, लेकिन ये काफी नहीं है। लेकिन उसकी बातें उसके अपने दर्द की चीख और बहते खून से दब जाती है। इस बीच बाकी दो इस सीन को हैरानी से देख रहे हैं। लड़का उससे पूछता है कि वो लड़का कौन है, जिस पर वो कहती है कि उसे नहीं पता। कुछ देर बाद सुअर जमीन पर हार मान जाता है और लड़का अपनी माथे की पसीना पोंछता है, मुस्कुराकर कहता है कि ये एक काबिल प्रतिद्वंद्वी था। फिर वो सुअर को कहीं और ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक दो दर्शकों को देखता है। वे कुछ देर तक असहज चुप्पी में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर मुख्य किरदार शर्मिंदा होकर कहता है कि उसे लाल धनुष के योद्धा नेता जोंगरे निम को देखकर सम्मान हो रहा है। फिर झुककर माफी मांगता है कि वो अव्यवस्थित दिख रहा है। वो बताता है कि वो एक सुअर का शिकार करते वक्त पिट गया था, जो पैलेस में एल्डर बीक्सन के ऑर्डर से घुस आया था। फिर वो सुअर के साथ जाने की तैयारी करता है और बोलता है कि उसे और रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, लेकिन अभी वो थोड़ा बिखरा हुआ है। इस पर जांगरे निम उसे अजीब सा बोलता है कि चल जा। फिर एमसी वापस मुड़ता है और थप दिखाते हुए कहता है कि वो ये बात कि वो दोनों चोरी छिपे प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे कब्र तक ले जाएगा और उन्हें टेंशन न लेने को कहता है। ये सुनकर दोनों का चेहरा लाल हो जाता है और वो डिनाई करने लगते हैं। वो उन्हें बोलता है कि डिनाई मत करो, उसे सब पता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर वो सुअर के साथ भाग जाता है और बोलता है कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है, अपने चैट का मजा ले। इससे वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर एमसी सुअर को गिराता है और बोलता है कि पतझड़ आ गया है। उसे बस एक झलक मिली, लेकिन वो दोनों परफेक्ट मैच है। योद्धा नेता जांगरे निम हीरोइन सियोलिन से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है, लेकिन सियोलिन अपनी स्ट्रॉन्ग और सोच समझकर चलने वाली पर्सनैलिटी से हैंडसम मर्दों की भीड़ को पार करती है और आखिर में पैलेस पर राज करने वाली हेवनली मैन बन जाती है। यही तो रोमांस फंतासी नॉवेल सेलेस्टियल ड्रैगन का गाना की प्लॉट है। वो जांगरे निम के बारे में सोचता है और कहता है कि लड़का होने के बावजूद उसे मानना पड़ेगा कि वो वाकई बहुत हैंडसम है, लेकिन किसी तरह वो सिर्फ सेकंड मेल लीड है। पर क्या करे जब मेन मेल लीड क्राउन प्रिंस हो। वो सोचता है कि पिछले 10 साल से वो इस हाफरेड नॉवेल की दुनिया में फंसा हुआ है, जो उसकी पिछली जिंदगी का था। वो सियोलिन के बारे में सोचता है और उसे थैंक्स करता है कि उसने साथ निभाया और ऐसा करने दिया जैसे उसे कुछ पता ही न चला। वो फिर आसमान की ओर देखता है और बोलता है कि आखिरकार वक्त आ गया है शुरू करने का। सोल त्यांग, जो ओरिजिनल स्टोरी में था ही नहीं, सियोलिन की छोटी बहन के रूप में रीइंकार्नेट हो गया है। दुनिया पर राज करने वाला महान देश चोंगदू, उसका पैलेस चोंगडुगिंग, सेलेस्टियल ड्रैगन का गाना नॉवेल का सेटिंग है, जो एक लव स्टोरी से उम्मीद की जाने वाली सारी रोमांस से भरा है। हालांकि इसका सोल त्यांग से कोई लेना देना नहीं, ऐसा वो मानता है। वो कहता है कि वो 10 साल पहले, जब वो 20 के आखिरी पड़ाव में था, इस दुनिया में फेंक दिया गया। वो इतना बिजी था एडजस्ट करने में कि रोमांस या उस तरह की चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। एल्डर नॉम उसकी तरफ दौड़कर आता है और चिंता में पूछता है कि क्या वो ठीक है इतना खून देखकर। तप्यांग उसे रीअश्योर करता है कि ये उसका खून नहीं है और टेंशन न लेने को कहता है। वो आगे बोलता है कि उसने पैलेस में घुसे सुअर का इंतजाम कर दिया और एल्डर से पूछता है
कि क्या वो इसे उसके लिए रिपोर्ट कर सकता है। फिर वो एल्डर से उस चीज के बारे में पूछता है जो पहले मेंशन की थी, जिस पर बाद वाला कहता है कि उसने किसी से इसे तैयार करने को कहा था। वो सुअर फिर से उठाता है और एल्डर को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि उसे पता था कि वो उस पर भरोसा कर सकता है, और एल्डर उसे बोलता है कि बस साफ हो जाए और आराम कर ले। तपियांग व्हाइट सेज के पैलेस में तैनात है, जहां पैलेस में स्पिरिचुअल मैटर से निपटने वाले डॉविस्ट रहते हैं, और इन डॉविस्ट को व्हाइट सेज कहते हैं। वो एक मार्शल ऑफिसर है जो बिक्सन एल्डर की मदद करता है। कुछ पोर काटते वक्त वो सोचता है कि ये तो सच में मस्त जॉब है, आसान पैसे वाला। अचानक कोई पीछे से आता है तो वो चाकू पकड़ लेता है और सोचता है, क्या आज किचन ड्यूटी में तो मैं अकेला ही था ना। पता चलता है कि सियोलिन थी, जो खुश होकर अचानक आती है और पूछती है कि क्या वो यहां है। तपियांग उसे कंफ्यूज होकर चाकू लिए देखता है। वो उसकी तरफ बढ़ती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो कितनी बड़ी थी। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है और क्या उसे कोई चोट लगी है। साथ ही वो उसे एक जार थमाती है और कहती है कि ये ऑइंटमेंट है जो उसने हेडमेड से लिया। वो हाथ उठाकर बोलता है कि वो सच में ठीक है। वो पूछता है कि क्या ये सही नहीं कि एक कंस्पाइन की अटेंडेंट पैलेस में इधर उधर घूम रही है, अगर पकड़ी गई तो। वो उसे बीच में काटते हुए बोलती है कि उसका छोटा भाई चोटिल हो गया था, तो भला वो कैसे न दौड़ती। वो उसकी बाजू पकड़ती है और ऑइंटमेंट लगाती है। कहती है कि उसे सीरियसली थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उसे तो पता है पैलेस में रूल्स कितने सख्त है। वो ये भी बोलती है कि उसने सबको बोल दिया था कि वो कोई एरंड कर रही थी। ये सुनकर तपियांग सोचता है कि अगर तुम रोमांस फंतासी नॉवेल के मेन किरदार बनने वाले हो तो इस तरह का हिम्मत तो चाहिए ही। वो और सियोलिन जिस क्लान से थे, वनसेल, उसे ट्रेटर होने के शक में खत्म कर दिया गया था। सियोलिन सिर्फ 7 साल की थी जब उसने अपने क्लान के लोगों को एग्जीक्यूट होते देखा। वो किसी तरह बचकर भागी, उसका छोटा हाथ पकड़कर। उन्हें वोंगो की गलियों में भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा, और ऐसा कई सालों तक चला। आखिरकार पैलेस गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन चूंकि वो दोनों गैरकानूनी बच्चे थे, एयोन हेवनली मैडन की मेहरबानी से फांसी से बच गए। इसके बजाय उन्हें उम्र भर पैलेस में ट्रेनी वॉरियर और अटेंडेंट के तौर पर काम करने की सजा मिली। ऐसे हालात में लगता कि वो बिटर हो जाएंगे, लेकिन किसी तरह वो शांत और स्थिर रहती है। ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद वो बोलती है कि वो उसे ऑइंटमेंट छोड़ देगी, उसे कल फिर से इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कुछ हो तो उसे तुरंत बताना। इस पर वो बस बोलता है, हाँ नुना। फिर वो चंचल अंदाज में फुसफुसाती है कि क्या और कुछ चल रहा है, जैसे कोई लड़की जिसे वो पसंद करता हो। वो डिनाई कर देता है और बोलता है कि वो उस तरह की चीजों में नहीं है। वो निराश होकर सिक करती है कि उसका इकलौता छोटा भाई कैसे इतना पुराना आत्मा वाला बन गया। वो जवाब देता है कि अगर कुछ है तो उसे रोमांस की चिंता करनी चाहिए। वो पूछता है कि पहले वाला लड़का क्या, उसका क्या हाल है। वो शर्म से चिल्लाती है कि जोंगरे निम के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा है। तपियांग अंदर से सार्केस्टिक सोचता है, हाँ अब तो यही कह रही है, लेकिन अगले पल क्राउन प्रिंस भी उस पर फिदा हो जाएगा। वो उसकी तरफ मुड़ता है और एक डिश ऑफर करता है। बोलता है कि चूंकि वो यहां है तो खाना खाकर ही जाए। वो कहती है कि वो तो बहुत मजे से खाना खाएगी, लेकिन उसे वापस जाना चाहिए क्योंकि वो यहां आने के लिए बहाना बनाकर आई थी। वो ये भी बताती है कि हाँ, वैसे जोंगरे निम ने कहा था कि वो उसे देखना चाहता है और उसे कल सुबह सूरज निकलते वक्त रेड बाव पर आने को बोला। तपियांग उदास चेहरा करके पूछता है कि क्या सच में वो उसे देखना चाहता है। वो कहती है कि हाँ, जिस तरह से उसने उसे देखा शायद उसे क्यूरियसिटी हो। तपियांग अंदर से गुस्से में कर्ज करता है और सोचता है कि वो इतनी मेहनत से हाईलाइट होने से बच रहा था। सियोन जाने के लिए मुड़ती है और बोलती है कि चूंकि मैसेज दे दिया अब वो वापस जाएगी और उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि तुम भी ख्याल रखना। वो उदास होकर सोचता है कि सारे लोगों में से जोंगरे निम को उसे ही क्यों बुलाना था, और उम्मीद करता है कि ये कोई परेशानी न बने। वो खाना शुरू करता है और सोचता है कि वो बस लो प्रोफाइल रहना चाहता है, थोड़ा काम करे, चिल करे और अच्छा सूप एंजॉय करे। अगले दिन वो पूछता है कि क्या, जिस पर जांगरे निम पूछता है कि उसे क्या हो गया जो इतना घबराया हुआ है। वो पूछ रहा था कि क्या वो रेड बाव ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए स्पॉट बना देगा। लगता है हमारे एमसी की चिल लाइफ खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले चलो घड़ी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कुछ घंटे पहले तपियांग अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचता है और नाम और आने का कारण चिल्लाकर बताता है। गार्ड कान बंद करता है और बोलता है कि थोड़ी देर यहां वेट करो। वो अपने सहकर्मियों से चेक करता है। तपियांग सोचता है कि एक सच्चा योद्धा अपनी आवाज से स्पिरिट दिखाता है और यही असली रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है, और सोचता है कि हर जगह
पॉलाइट होना टफ है। गार्ड वापस आता है और अंदर आने को कहता है, जिस पर तप्यांग मानता है और अंदर से उम्मीद करता है कि यह मामला सीरियस ना हो। अंदर जोंगरे निम उसे बोलता है कि उसने एक बड़े सुअर को बिना ज्यादा चोट खाए ढेर कर दिया और उसमें जबरदस्त ताकत भी दिखती है। वो पूछता है कि क्या वो रेगुलर ट्रेनिंग करता है, जिस पर तप्यांग जवाब देता है कि भले ही वो सिर्फ ट्रेनी है, लेकिन अगर वो पैलेस में योद्धा बनने का दावा करता है तो बेशक उसे हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जांग रे निम जवाब देता है कि ये तो बिल्कुल बुक जैसा लगता है, लेकिन रेड बाओ दिखावे से ज्यादा दम पर भरोसा करता है, सो वो उसे सच बताने को कहता है। एमसी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर सच बोलता है कि उसकी ताकत ज्यादा कुछ अर्जित स्किल जैसी है। ये जवाब जोंग रे को इंटरेस्टेड कर देता है, तो वो उसे डिटेल में बताने को कहता, क्योंकि उसने कहा कि ये अर्जित स्किल है और जन्मजात नहीं। तप्यांग बताता है कि जब वो 7 साल का था तो डिवाइन फीवर से ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन बाद में वो मजबूत हो गया। डिवाइन फीवर एक प्रोसेस है जिसमें डिवाइन एनर्जी सोखी जाती है, और अगर तुम इसमें जिंदा रह जाते हो तो तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिलती है। ये 3 क्लमिटी ट्रायल्स में सबसे दर्द भरा होता है, और जो डिवाइन फीवर से जूझते हैं उन्हें अकेले ही भयंकर दर्द सहना पड़ता है, लेकिन अगर वो बच जाते हैं तो उन्हें वो ताकत मिलती है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये तक कहा जाता है कि डिवाइन फीवर से बच जाना मतलब है कि हेवनली एम्परर ने तुम्हें चुना। यह सुनकर जोंग रे निम पूछता है कि क्या उसकी ताकत के साथ व्हाइट सेज पैलेस में एक छोटी सी पोस्ट पर अटका रहना बेकार नहीं है। उसकी ताकत से वो रेड बाओ ज्वाइन कर सकता है और कुछ बड़ा टारगेट कर सकता है। तप्यांग कहता है कि मशहूर योद्धा बनने के लिए विजडम, वर्च्यू और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ ताकत होने से वो इससे बड़ा नहीं बन सकता। ये सुनकर जोंग रे निम अप्रिशिएशन में बोलता है कि कम से कम वो अपनी लिमिट्स तो जानता है। इस बीच तप्यांग अंदर से दुआ करता है कि ये बिना परेशानी खत्म हो जाए। सोचता है कि उसका जवाब उसे अनफेवरेबल दिखाएगा, लेकिन जोंग रे कहता है कि ये तो योद्धा के लिए कमाल का टैलेंट है, और अगर वो चाहे तो रेड बाओ में उसके लिए स्पॉट बना देगा, जिससे एमसी दंग रह जाता है। तभी वो चिल्लाता है, क्या? और जोंग रे पूछता है कि वो क्यों शॉक्ड है। वो यहां उसके लिए जगह सेट कर चुका है और पूछता है कि क्या वो रेड बाओ ज्वाइन करना चाहेगा। तप्यांग अपनी 90% ब्रेन पावर यूज करता है कि कोई ऐसा जवाब निकाले जिससे वो इस सिचुएशन से बच सके, और आखिर में थैंक्स बोलता है इस गोल्डन ऑफर के लिए, लेकिन कहता है कि वो वोंगुल क्लान से है। वो तो हेवनली मैडम की मेहरबानी से यहां है, तो भला वो कैसे? जोंग रे उसे बीच में काटते हुए बोलता है कि वो बहाने बनाने में तो माहिर है। क्या उसने नहीं कहा कि रेड बाओ दिखावे से ज्यादा एक्शन को वैल्यू देता है? अगर उसके पास कोई मजबूरी है तो अभी बोल दे। तप्यांग कहता है कि ये कोई नेक वजह नहीं है, जिस पर जोंग रे कहता है कि मतलब मायने नहीं रखता, बस बोल दे। एमसी थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि उसका मोटो है कम से कम काम करके ज्यादा पैसे कमाना। यह सुनकर जांग रे इतना हैरान हो जाता है कि वो फिगर स्टिक्स बन जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते वो बोलता है कि उसे पूरी तरह समझ आ गया, जबकि तप्यांग सोचता है कि वो गुस्सा हो जाएगा। जोंग रे निम कहता है कि पैलेस वॉरियर होने का मतलब प्रैक्टिकल नहीं होना नहीं है, तो हाँ, वो रेड बाओ मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो उसकी तलवार देखने को कहता है, क्योंकि वो उसे साथ लिए घूम रहा है। तप्यांग कहता है कि ये तो यूनिफॉर्म का हिस्सा है और उसने इसे कभी यूज नहीं किया। तलवार देते वक्त वो हिचकिचाता है, तो जोंग रे पूछता है कि क्यों हिचकिचा रहा है। एमसी बोलता है कि कुछ नहीं और तलवार थमा देता है। जोंग रे तलवार निकालकर ब्लेड देखता है और कहता है कि ये अच्छी कंडीशन में नहीं है। योद्धा का हथियार उसकी स्किल को रिफ्लेक्ट करता है, उसे अब से इसका ख्याल रखना चाहिए। तप्यांग सम्मान से तलवार वापस लेता है और बोलता है कि समझ गया। टॉपिक चेंज करते हुए जोंग रे उस अटेंडेंट के बारे में बोलता है जो उन्होंने पहले देखा। वो कसम खाता है कि वो टाइम बस कॉइंसिडेंस था। तप्यांग बोलता है, हाँ, कॉइंसिडेंस। फिर वो समझाने की कोशिश करता है कि उसका मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन तप्यांग उसे टेंशन न लेने को कहता है और बोलता है कि वो इसे पूरी तरह सीक्रेट रखेगा। उस रात बाद में जोंग रे सोचता है कि एक पल के लिए तप्यांग ने तलवार पकड़ने का तरीका ऐसा था जो टाइपिकल मार्शल आर्टिस्ट जैसा नहीं था। ये वो ट्रेट है जो सालों तक भारी ब्लैक आयरन तलवारें संभालने वालों में मिलता है। और बस इतना ही नहीं, वो नौसिखिया ग्रिप का इस्तेमाल भी किया ताकि अपनी असली स्किल छुपा सके। और वो आंखें भी। वो अंदर से एल्डर नुम से पूछता है कि आखिर वो पैलेस में क्या छुपा रहा है। उधर तप्यांग के ठिकाने पर यानरी, एक मेड, खुश होकर उसे ढूंढने आती है। वो बोलती है कि उसे पता चला कि उसने एक सुअर पकड़ा तो उन्हें हुई गोरू बनाना चाहिए और उसने सॉस भी ला रखी है, लेकिन अंदर घुसते ही
वो उसे पहले से किसी एल्डर के साथ खाते देखती है। वो 1 मिनट चुप खड़ी रहती है, फिर चिल्लाती है कि वो लेट हो गई। तप्यांग उसे बोलता है कि हुई गोरू भूल जा, बस अच्छा गरम पोर्क सूप बना दे। वो चिल्लाती है कि वो सब कुछ सूप में क्यों बदल देता है, हर चीज कैसे सूप के बाउल में जा सकती है। वो एल्डर नुम से कहती है कि उसे कुछ बोले, जिस पर एल्डर अपनी दाढ़ी थोड़ी देर सहलाता है और फिर तप्यांग को बोलता है कि अगली बार सूप में कम नमक डालना, जिससे यानरी हैरान रह जाती है। फिर एल्डर तप्यांग को कंसबाइन क्वार्टर्स के पास डिफेंसिव वार्ड्स चेक करने को कहता है और अगर अकेले नहीं जाना तो यानरे को साथ ले जाए। तप्यांग पूछता है कि क्यों उसे, और अगर ये फॉर्मेशन का इश्यू है तो क्या एल्डर खुद नहीं जा सकता क्योंकि वो स्पेल्स या कुछ में ज्यादा स्किल्ड नहीं है। एल्डर कहता है कि उसे यहां कुछ निपटाना है और लेडी सुप की कंडीशन को देखते हुए वो खुद से ज्यादा मददगार हो सकता है। ये सुनकर तप्यांग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एल्डर बस बोलता है कि उसे चोंग डुगिंग पहुंचने पर पता चल जाएगा। उधर पैलेस के उस हिस्से में हम देखते हैं कि नौकर डर से कांप रहे हैं और एक लड़की किसी से भीख मांग रही है कि उसे मार दे। अगली सुबह रास्ते में यानरी तप्यांग से बोलती है कि अगर वो अटेंडेंट स्योलिन कंसबाइन क्वार्टर्स में उसे देखेगी तो खुश होगी, जिस पर वो कहता है कौन जाने, और उसे शक है कि वो उससे मिलेगा ही नहीं। वो पूछती है वैसे अगर लेडी सुपाई की बीमारी वार्डिंग फॉर्मेशन से जुड़ी है। वो सोचता है कि ये बात उसे सच में बक कर रही है। अगर वार्ड में प्रॉब्लम की वजह से लेडी सुपाई की हालत खराब हो रही है तो एल्डर नुम को खुद आना चाहिए था। फिर भी उसने उसे जैसे किसी साधारण ट्रेनी को भेज दिया। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर और वार्ड्स चेक करने के बाद वो बोलता है कि फॉर्मेशन तो ठीक लग रहा है। वो अपने साथ वाली अटेंडेंट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि लगता है लेडी सुपाई की बीमारी का फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं, जिस पर वो समझकर हेड नोट करती है। सूरज ढलते देख वो सोचता है कि कंसबाइन क्वार्टर्स इतने बड़े हैं कि सारे टैलिस्मन्स चेक करने में पूरा दिन लग गया। वो अटेंडेंट से कहता है कि लेडी सुकी बहुत बीमार होगी, जिस पर वो बोलती है कि हर रात टाइट सिचुएशन होती है। वो तो सिर्फ चियान रियांग हॉल की मेड है तो उसे बस कानों कान खबरें मिलती है, लेकिन उसने देखा है कि चोंगुगिंग की मेड्स के चेहरे दिन ब दिन और गहरे होते जा रहे हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो उसे बोलता है कि वो लेडी सुकबी की हालत चेक करेगा जाने से पहले। बाद में जब वो चोंग डुगिंग पहुंचता है वो अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है और बोलता है कि वो एल्डर नॉम के ऑर्डर पर लेडी की हालत चेक करने आया है। हेड मेड हेवन उसे वेलकम करती है और बोलती है कि उसे उसकी उम्मीद थी। उसे गाइड करते वक्त वो पूछता है कि फिजिशियन ने क्या कहा, जिस पर वो बोलती है कि उसे खुद देखने पर समझ आएगा। वो सोचता है कि लगता है लंबे वक्त से कोई फिजिशियन नहीं आया और सोचता है कि हर रात टाइट क्यों होती है। डेस्टिनेशन के करीब पहुंचते वक्त आसपास की मेड्स उसे देखकर धीमी और उदास आवाज में फुसफुसाती है कि वो लेडी सुकबा के लिए आया होगा। इस माहौल को देखकर तप्यांग सोचता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। जितना करीब वो लेडी के रेस्टिंग क्वार्टर्स की तरफ जाता है उतनी खामोशी डरावनी होती जाती है। अगर कुछ है तो मेड्स को लगातार उसकी देखभाल के लिए दौड़ना चाहिए था। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हेड में झुकती है और बोलती है कि अगर वो अंदर जाए और अंदर का दरवाजा खोले तो लेडी सुकबाई बिस्तर पर होगी। वो कंफ्यूज होकर सोचता है कि वो यहां क्यों रुक गई और क्या वो उसके साथ नहीं आएगी। यानरे उसके आगे बढ़ती है और बोलती है कि वो पहले अंदर जाएगी। जब वो दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाती है, एक आंसुओं से भरी मेड दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहती है कि वो अंदर नहीं जा सकते। वो पूछते हैं कि वो कौन है तो वो बोलती है कि वो चोंगुगिन की अप्रेंटिस अटेंडेंट है। वो कहती है कि उसे पता है ये रूड है, लेकिन वो विनती करती है, घुटनों के बल बैठकर उनसे भीख मांगती है कि बस चले जाए। कुछ सहकर्मी उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या हो गया है और एक तरफ हटने को कहते हैं। वो तो बस योद्धा के लिए दिक्कत खड़ी कर रही है जो सिर्फ हालात चेक करने आया है। वो विनती करती है कि कम से कम अपनी तलवार उसके पास छोड़ जाए। ये देखकर कि वो सही दिमाग में नहीं है वो उसे माफ करने को कहते हैं, लेकिन वो बेसब्री से विनती करती रहती है। तप्यांग यानरे की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि उसे इस बारे में बुरा एहसास हो रहा है तो वो पहले वापस चली जाए। यानरे दरवाजा खोलती है और कहती है कि अगर वो अब गई तो एल्डर नुम उसे खूब डांटेगा। क्या वो ऐसा चाहता है? अंदर का दरवाजा खोलते ही अचानक भयंकर बदबू उनकी नाक पर हमला कर देती है, जिससे वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं। अंदर का हाल देखकर तप्यांग बोलता है ये क्या है, और सोचता है कि चोंगिंग में इतनी मेड्स है फिर भी किसी की हालत ऐसे कैसे हो गई। सुकबाई अपनी आंखें खोलती है और उन्हें देखती है और उसके दिमाग में आवाज आती है कि उसे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो अपना सिर दर्द से पकड़ता है
और वो आगे बोलती है कि वो उंगली भी नहीं हिला सकती, उसके शरीर में ताकत नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। वो उसे मारने की भीख मांगती है अब और तकलीफ नहीं झेलना चाहती। उसकी हालत देखकर तप्यांग सोचता है कि ये कोई फॉट टेक्निक है जो दिमाग को कंट्रोल करती है, एक बिविचिंग स्पेल। वो अपनी होंठ काटता है और खून निकालता है ताकि स्पेल से जाग सके। वो अपनी तलवार पकड़ता है और सोचता है कि अच्छा हुआ एल्डर नाम ने उसे बिविचिंग स्पेल से बचने की ट्रेनिंग दी। फिर वो तलवार छोड़ देता है, सोचता है कि उसने इंस्टिंक्ट से उसे पकड़ा और सोचता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। करीब से उसका शरीर चेक करने पर वो उसके चमड़ी पर कुछ काले धब्बे देखता है और उसे समझ आता है कि ये डिवाइन फीवर है। वो एल्डर नाम की पहले वाली बात याद करता है और आखिरकार समझ जाता है कि उसका मतलब क्या था। यारे अचानक उसकी तलवार पकड़ लेती है, साफ तौर पर बिविचिंग स्पेल के अंदर, और वो सुकबी पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तप्यांग उसे जल्दी रोकता है और उसे इस स्पेल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तलवार जमीन पर गिर जाती है और यानरे बुदबुदाती रहती है कि उसे मारना है। सोचता है कि वो पूरी तरह पागल हो गई। वो उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, यानरे स्पेल से बाहर निकलती है और उल्टी करने लगती है। ये सोचकर परेशान कि वो उसे मारते मारते रह गई, वो पूछता है कि वो कैसी लग रही है। वो उसे थैंक्स बोलती है कि उसने उसे बाहर निकाला और कहती है कि अब वो बेहतर लग रही है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई और उसे ढेर सारे खराब सपने आए। वो पूछता है कि किस तरह के सपने, जिस पर वो कांपते हुए बोलती है कि सपने में एक सूप था जिसमें ढेर सारे उबले थिसल शूट्स थे। वो कहता है कि ये तो लेवल ई का नाइटमेयर है। फिर ये कंफर्म करने के बाद कि वो ठीक है, वो अपना ध्यान हेडमेड और बाकी मेड्स की तरफ करता है। वो अपराध बोध में सिर झुकाती है और वो पूछता है कि उसने उसकी तलवार अंदर जाने से पहले क्यों नहीं छीनी। वो चिल्लाता है कि क्या वो उनको लेडी सुकबा को मारने के लिए यूज करना चाहती थी। उसे अपना वो वक्त याद आता है जब वो डिवाइन फीवर से जूझ रहा था। उसकी बहन उसके साथ रहती थी और उसे हिम्मत देती थी। वो लगातार बोलती थी कि उसे किसी भी हाल में जिंदा रहना है, भले ही चांस कम हो। उसे कभी हार नहीं माननी और जिंदा रहने की लड़ाई जारी रखनी है। वर्तमान में यानरे पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। उसे यकीन नहीं कि हेवन ऐसा कर सकती है, लेकिन हेवन तुरंत झुककर कहती है कि उसने बड़ा पाप किया। ये डिक्लेरेशन यानरे को भड़का देता है, जो चिल्लाती है, वो चोंगुगिंग के नौकर कैसे ऐसा कर सकते हैं। वाइन बोलती है कि उन्हें लगा ये सही था। जब से लेडी सुकबाई ने अपना पद लिया, वो हर दिन उसकी देखभाल करते थे। वो चोंगडुगिंग की सेवा करने पर गर्व करते थे और हर दिन उसकी सेहत के लिए खुद को समर्पित कर देते थे। जब उन्हें पता चला कि ये डिवाइन फीवर है तो वो हताश हो गए, लेकिन उन्होंने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। पर उसकी हालत वक्त के साथ और खराब होती गई, जब तक कि वो मौत की शांति की भीख मांगने लगी। और 5 दिन पहले से वो अपने स्पेल से उन्हें भी बिविच करने लगी ताकि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। यानरे चिल्लाती है कि अगर ऐसा था तो उन्हें खुद इसका हल निकालना चाहिए था, इन्हें क्यों इसमें घसीटा। वाइन बोलती है कि दोनों को एल्डर नुम की कृपा माना जाता है। अगर वो है तो वो गवाही देगा कि वो लेडी सुका के बिविचिंग स्पेल का विरोध नहीं कर सके। यान को ये सिचुएशन बेतुका लगता है और वो तप्यांग से कहती है कि वो इस पागल खाने में नहीं रह सकते, इसे तुरंत पैलेस को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर इसे चलने दिया तो बड़ी मुसीबत होगी। तप्यांग अपनी ठुड्डी सहलाता है और बोलता है कि उसे सिचुएशन समझ आ गई। अचानक जोर से ऐलान करता है कि वो उन्हें माफ करता है, जिस पर योनी हैरान होकर पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। वो यानरे को समझाता है कि उन्हें लेडी सुकबाई को मारने के लिए उनकी मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें बस पैलेस ऑफिशियल्स को उसके डिवाइन फीवर की रिपोर्ट करनी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उसकी बीमारी को साधारण बीमारी बनाकर छुपाते रहे, डिवाइन फीवर की सच्चाई छिपाई। पैलेस ऑफिशियल्स को सिर्फ क्राउन प्रिंस की चिंता है। लेडी सुकबाई पैलेस में क्राउन प्रिंसेस के तौर पर आई थी, लेकिन फिर उसे डिवाइन फीवर हो गया और हाल ही में उसने क्राउन प्रिंसेज की पोजीशन ली। ऐसे वक्त में डिवाइन फीवर होना क्राउन प्रिंसेज के लिए बर्दाश्त न करने वाली कमजोरी है। क्राउन प्रिंस के उससे जुड़ने से पहले ही वो उसे नई सुकबाई से रिप्लेस करने का फैसला करते हैं। डिवाइन फीवर से पीड़ित होकर हटाया जाना और बाहर फेंका जाना मौत की सजा जितना है। हेडमेट जैसे किसी को ये दूर से ही दिख जाता कि यही होने वाला है, इसलिए उसने लेडी सुकबी की बीमारी को सीक्रेट रखा। लेकिन ऐसी बीमारी सिर्फ मरीज को ही नहीं बर्बाद करती, ये धीरे धीरे चोंगडुगिंग को भी खत्म कर रही है। वो हविन से कहता है कि लगता है किसी ने समझा ही नहीं कि उसने क्या क्या झेला, और चूंकि उसने इतना सब सहा, वो इसे ध्यान में रखेगा और पैलेस को सच नहीं बताएगा। वो कहती है कि उसने उसे हत्यारा बनाने की कोशिश की, जिस पर वो जवाब देता है, हाँ,
इसके लिए उसे भुगतना पड़ेगा। उसके पास पूछने के लिए ढेर सारी बातें हैं, लेकिन पहले अर्जेंट चीजों से निपटना चाहिए। कमरे के अंदर सुपाई खून खांसते हुए जमीन पर रेंग रही है। वो पहले गिराई गई तलवार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो आईने में अपनी परछाई देखती है और सोचती है कि वो चोंगडुगिंग का सबसे खूबसूरत फूल बनने वाली थी, एक शानदार और चमकदार जिंदगी जीने वाली थी। लेकिन इसके बजाय वो एक गंदी सीवर चूहिया बन गई। वो तलवार की तरफ हाथ बढ़ाती है और सोचती है कि इस तरह की तकलीफ में जूझने से बेहतर मौत एक अच्छा अंत होगा। अचानक दरवाजा खुलता है और वो उस तरफ देखती है। तप्यांग कमरे में आता है और देखकर कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी तलवार वापस लेता है और बोलता है कि ये तो बाल बाल बचा। बाहर भागते वक्त उसने तलवार भूल गया था। तलवार वापस लेते देख वो सोचती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो किसी को चाहिए था जो उसके लिए तलवार चला दे। फिर वो उसे फिर से बिविचिंग स्पेल यूज करती है। उसकी आंखें खाली हो जाती है और वो लगातार आवाजें सुनता है कि उसे उसे मार डालो। वो अपने कपड़ों से एक चाकू निकालता है, आंखें बंद करता है और अपनी जांग में चाकू घूम देता है ताकि खुद को स्पेल से जगा सके। वो दृढ़ संकल्प के साथ चिल्लाता है, उसे प्रिंसेस कैरी में उठाता है और बोलता है, जुनून, हिम्मत, ताकत, तुम कर सकते हो, ओ रियल मैन। वो हैरान प्रिंसेस को बिस्तर पर लिटाता है, राष्ट्रीय गान या कुछ ऐसा चिल्लाता हुआ। फिर दृढ़ता से बोलता है कि चिंता न करे, जुनून, हिम्मत और पैशन के साथ इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो वो हरा नहीं सकते। वो अपनी बंधी हुई बाजू खोलता है और उसे अपने काले धब्बे दिखाता है। कहता है कि उसे भी 7 साल की उम्र में डिवाइन फीवर हुआ था। ये धब्बे उन लोगों के निशान हैं जो डिवाइन फीवर झेले हैं। वो कहता है कि उसे अच्छे से पता है ये कितना दर्दनाक होता है, लेकिन अगर एक मौका है, चाहे मौका कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे जिंदा रहने की लड़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही ये बेकार और मूर्खतापूर्ण लगे। जिंदगी छोड़ देने का ऑप्शन उसके लिए कभी नहीं होना चाहिए। वो उसे बोलता है कि वो जिंदा रहेगी और चोंगडुगिन की मालकिन बनकर एक दिन इस पैलेस को डॉविस्ट आर्ट्स की मास्टर के तौर पर लीड करेगी। वो पूछती है कि उसे ये कैसे पता, जिस पर वो जवाब देता है कि क्योंकि वो इसे सच मानता है। सुग्बी सोचती है कि उसने ये शब्द कई बार सुने हैं। उसे हमेशा पता था कि ये शब्द खोखले हैं, लेकिन किसी वजह से तप्यांग के मुंह से पहली बार सुनकर उसे लगता है कि शायद वो सच में जिंदा रह सकती है। सोचता है कि उसे डिवाइन फीवर के मरीज की देखभाल करने वाले किसी की सलाह चाहिए। वो मेड्स को बुलाने भेजता है। पैलेस में ऐसा अनुभव रखने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो निश्चित रूप से उसकी बहन सियोलिन है। जब वो मिलते हैं और सियोलिन लेडी सुगबाई की जांच खत्म करती है तो वो उसे बताती है कि उसने उसे रिफाइनमेंट एलिक्सिर और रिवाइविंग मेडिसिन पिलाई और पानी की जगह इमोर्टल स्प्रिंग वाटर पिलाया, जो एकमात्र मेडिसिन थी जिसका असर हुआ। वो सोचती है कि क्या उसे डिवाइन फीवर है, और चूंकि वो उस पर भरोसा कर सकता है, तप्यांग उसे हाँ बोलता है। वो दुखी होकर कहती है कि ये कितना दर्दनाक होगा। तप्यांग कहता है कि उसके इस्तेमाल किए गए बिविल्डरमेंट आर्ट्स के एडवांस लेवल को देखकर लगता है कि उसकी परेशानी जल्द खत्म हो जाएगी। वो सहमत होती है, लेकिन कहती है कि बिविल्डरमेंट आर्ट्स उसके कंट्रोल से बाहर है, ठीक वैसे जैसे वो अपने पावर के बोझ तले जूझ रहा है और उसके पास जाने में भी आसानी नहीं होगी। अचानक उसे कुछ सूझता है और वो उसकी बाजू पकड़ लेती है। जब वो उसकी बाजू का आस्तीन उठाती है तो उसे ढेर सारे कट्स दिखते हैं। वो गुस्से में चिल्लाती है और पूछती है, क्या मैंने उसे नुकसान के रास्ते पर जाने से मना नहीं किया था? वो उसे ज्यादा टेंशन न लेने को कहता है। एक कटोरा सूप, एल्डर बिक्सन की दवा और अच्छी नींद सब ठीक कर देगी। वो जोर देकर कहती है कि शारीरिक घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन दर्द आत्मा को खोखला कर देता है। अगर वो ऐसे इंडिस्क्रिमिनेट बिविल्डरमेंट आर्ट्स के संपर्क में आता रहा तो ये बहुत खतरनाक होगा। वो कहता है कि ब्लू ड्रैगन पैलेस की मेड्स पहले ही अपनी हद तक पहुंच गई है। वो उसकी कंधे पर हाथ रखता है और काम के बाद साथ में उनकी हालत चेक करने को कहता है। इसके बाद वो लेडी सुग्बी की देखभाल करता रहता है, क्योंकि वो बिविल्डरमेंट आर्ट्स सहन करने वाला इकलौता है। वो उसे हिम्मत बंधाता है और खुद उसे खाना खिलाता है। बाहर निकलते वक्त मेड्स और यानरे उसे घेर लेती है और फिर उसकी चोटों का इलाज करती है। किसी और दिन जब वो उसकी देखभाल कर रहा होता है, वो अपना सूप प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। वो पूछता है कि क्या उसे सूप पसंद है और एक स्पाइसी हॉट सूप का वर्णन करने लगता है। कहता है कि यही तो जिंदगी है। ये देखकर कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया, वो पूछती है कि वो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। वो सोचता है कि दूसरों की मदद के लिए अनंत कारणों का वक्त किसके पास है। हाथ बढ़ाने से पहले फायदा गिनना छोटे दिमाग वालों का काम है। तो वो भरोसे के साथ ऐलान करता है कि यही तो सच्चा मर्द करता है। ये सुनकर वो उसे हैरानी से देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसे रिडिकुलस मैन कहती है।
बाद में जब वो उसके क्वार्टर से बाहर निकलता है, पैलेस गार्ड उसे खून से लथपथ देखकर सवाल करता है कि अंदर क्या हुआ। वो सीरियसली बोलता है कि वो गिर गया। गार्ड पूछता है कि क्या वो सचमुच उसे ये मानने को कह रहा है। अपने क्वार्टर्स की तरफ वापस जाते वक्त वो सोचता है कि लेडी सुकबी का बुखार सीक्रेट रहना चाहिए। उसने जो कुछ कर सकता था कर दिया, अब बस एल्डर बिक्सन को रिपोर्ट करना है। अचानक उसे चक्कर आता है और वो लगभग गिर जाता है। वो एक पत्थर पर बैठता है और सोचता है कि क्या उसने ज्यादा कर लिया। सियोन अचानक आती है और कहती है कि उसे पता था ऐसा होगा। उसकी हालत चेक करके वो ठहाका मारती है कि कम से कम इलाज तो करवाया। तप्यांग चिंता में बोलता है कि उसे हैरम में इतनी लापरवाही से आना जाना नहीं चाहिए। वो कहती है कि अगर उसे परेशानी है तो पहले चोट लगने से बचना चाहिए था। वो सिक करती है और कहती है कि वो उसकी तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकता था ना, लेकिन फिर भी दवा देना और पहरा देना काफी था, तो वो खुद को इतनी मुसीबत में क्यों डालता है। वो कहता है कि जो लोग मरने के लिए इतने बेताब लगते हैं वही जिंदा रहने की वजह के हकदार है। वो पूछता है कि क्या उसे याद है जब वो तकलीफ में था, हर रात वो उसके पास बैठती थी, दर्द से तड़पते वक्त उसे कहानियां सुनाती थी, कुछ दिन दूर दराज की जगहों की बातें करती थी, वो गांव के व्यापारियों से सुनी बातें सुनाती थी, कुछ दिन वो सड़क किनारे के फूलों की खूबसूरती बयान करती थी। उसके पास बातें करने को बहुत कुछ था और वो खुशी खुशी करती थी। एक बार तो वो 3 दिन रात तक गांव की औरतों के फूलों के पंखे की बात करती रही और वो उसकी चाहत में लगभग मर ही गया था। सियोलिन को शर्मिंदगी होती है जब वो देखती है कि उसे ये सब याद है। वो आगे बोलता है कि बात यह है कि जो उसे बेकार लग सकता है वो दूसरों के लिए बड़ा मायने रख सकता है, और उसे ये अनुभव से पता है। कभी कभी किसी को जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, जैसे कोई खिलता हुआ फूल देखना, स्वादिष्ट चीज चखना या आसमान को इतना खूबसूरत देखना कि सांस रुक जाए। वो इसे बेकार समझ सकती है, लेकिन किसी तरह ये बुरा फीलिंग नहीं छोड़ता। कुछ वक्त बाद सुबह जल्दी सुकाई नींद से जागती है और चारों तरफ देखती है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। पहले थोड़ा लड़खड़ाती है क्योंकि वो लंबे वक्त से बेड पर थी, लेकिन जल्दी ही संभल जाती है। वो बाहर निकलती है और दरवाजा खोलती है। ये देखकर सारी मेड्स चौंक जाती है। सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ती है, हेडमेड भी शामिल। वो लेडी सुकबी को पुकारती है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि उसे भूख लगी है। ये सुनकर हेवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सुकबी को गले लगाती है और पूछती है कि क्या खाना चाहती है, वो खुद कुछ भी ला देगी। सुकबी आंसुओं के साथ मुस्कुराती है। तप्यांग को याद करते हुए बोलती है, सूप, उसे सूप चाहिए। लगता है हमारे एमसी का सूप प्रोपेगेंडा कामयाब रहा। बाद में जुझाग पैलेस में हेडमेड अपनी लेडी को बताती है कि लेडी सुकबाई ने अपनी बीमारी पर जीत हासिल कर ली है और बिस्तर से उठ गई है। लेडी पूछती है कि क्या ऐसा है, और ये सुनने में शानदार खबर है। ये लेडी हियांग की नोबल कंसोर्ट है। मेड कहती है कि बीमारी से उबरना जश्न मनाने लायक है, तो लेडी सोगबाई को तोहफा भेजना फिट होगा। और जल्द ही लेडी डीबीबी चुनने की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। ये हियांग को हैरान कर देता है और वो कहती है कि निश्चित रूप से डोकबी नाम के लायक कोई चुना जाएगा, कोई नेक इंसान जिससे सीखने को ढेर सारी खूबियां हों। मेड पूछती है कि क्या उन्हें तोहफा पहले से तैयार कर देना चाहिए, जो उसे हैरम में आने से पहले ऑफर किया जाए, जिस पर उसकी लेडी कहती है कि यह अच्छा रहेगा, लेकिन पहले लेडी सुकब का तोहफा प्राथमिकता होनी चाहिए और सोचती है कि क्या भेजना ठीक होगा। मेड सुझाव देती है कि एक कढ़ाई किया हुआ रुमाल जिसमें पाइन ट्री हो, जो हयान में अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, और हियांग सहमति देती है कि वही ले लो। मेड झुकती है और कहती है कि एक और बात रिपोर्ट करनी है। यह कहा जा रहा है कि एक योद्धा ने लेडी सुकबा की रिकवरी में खासी मदद की। माना जाता है कि बिना इस योद्धा की मदद के उसकी हालत में सुधार नहीं आता। हालांकि वो बिक्सन पैलेस का ट्रेनी योद्धा है, जो मूल रूप से वुंग सोल फैमिली से है। यह सुनकर इन्हियोन का चेहरा गहरा पड़ जाता है। वो गुस्से में दांत पीसती है और पूछती है, क्या ये वो विद्रोही फैमिली नहीं है जिसने उसके चाचा को मारा? उधर तप्यांग के ठिकाने पर यांगरे बोलती है, प्लीज, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, जिस पर वो मानता है कि वो जरूरत से ज्यादा चला गया। वो चिल्लाती है, नमक, नमकीन सूप। वो कहता है, भाई, इतने हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ तो उनकी नेचुरल फ्लेवर चखनी चाहिए।
वो गुस्से में चिल्लाती है कि भले ही ये हाई क्वालिटी हो, ये तो बस पानी में भिगोया चावल और नमक है, इसे सूप कैसे कह सकता है। फिर वो आंसुओं में भाग जाती है क्योंकि अब और सहन नहीं हो रहा। उसे देखकर वो सोचता है कि क्या इतना रोना जरूरी था। वो उसे पुकारता है और बोलता है कि सुनो, इसे हेवनली फायर सॉल्ट कहते हैं। इसे डोंगे के चुनंग रीजन में 7 साल तक रिफाइन किया गया। वो गुस्से में पूछती है, ये तो बस नमक है ना? जिस पर वो कहता है कि वो गलत नहीं है। बाद में जब वो एल्डर के साथ खा रहा होता है, वो एल्डर बिक्सन के बारे में पूछता है, जो आज पैलेस में नहीं आया। एल्डर कहता है कि शायद वो फिर से बेसिक माउंटेन पर वॉक करने गया होगा। जब से तपियांग चियान रियांग पैलेस गया, वो बिजी रहा है, पैलेस ऑफिशियल से मिल रहा है। यांगरे कहती है कि उसका कमरा हमेशा साफ रहता है। जब वो साफ करने जाती है तो लगता नहीं कि वो रात को वापस आता है। वो सोचते हैं कि क्या कुछ हुआ। तभी अचानक कोई पूछता है कि यहां कोई है क्या? तोहफों के लपेटे हुए पैकेट रखते हुए हेविन कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो माफी मांगे और अपना आभार व्यक्त करे। वो झुककर उसे खूब धन्यवाद देती है। एल्डर उसे सिर उठाने को कहता है। चनोम पैलेस की हेडमेड कैसे नौकरों और ट्रेनी योद्धा के सामने सिर झुका सकती है? अगर ऑफिशियल्स ने ये देखा तो हैरान रह जाएंगे। वाइन कहती है कि इसलिए वो यहां नजरों से दूर बेओंगिंग में आई। यानरे पीछे अभी भी नाराज मुंह बनाए हुए है और बोलती है कि फिर भी जो गलत हो सकता था, उसे सोचकर ये माफी कम लगती है। वाइन उसे बताती है कि शुक्रिया के तौर पर उसने कुछ इंग्रेडिएंट्स लाए हैं। उसने सुना कि उसे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो उसने अलग अलग रेसिपीज के लिए वैरायटी पैक की है। ज्यादातर को अच्छे से रखना होगा। ये देखकर याने के मुंह में पानी आ जाता है। वो वाइन के हाथ पकड़ती है और खुश चेहरे से पूछती है कि क्या वो उसे बहन कह सकती है, जिससे हेडमेड कंफ्यूज हो जाती है। यारे उसकी तारीफ करती जाती है कि वो कितनी नेकदिल और उदार है। वो दूसरी मेड से इंग्रेडिएंट्स छीन लेती है और कहती है कि वो डिनर में बीफ पैनकेक बनाएगी, उनकी अनंत कृपा का सम्मान करने के लिए। यारे को खुश होकर जाते देख हेविन कहती है कि इंग्रेडिएंट्स उनकी तरफ से पर्सनली गिफ्ट किए गए हैं। लेडी सुकबी ने भी ऑफिशियल एप्रिसिएशन टोकन भेजा है, जिस पर तपियांग कहता है कि वो सम्मानित महसूस कर रहा है। वाइन उसे एक बॉक्स ऑफर करती है, कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटा ज्वेलरी बॉक्स और शुक्रिया का लेटर है। वो इसे लेता है और कहता है कि अगर बस इतना है तो खुशी खुशी ले लूंगा। अचानक वो सियोलिन को पीछे से हाथ हिलाते देखता है। बाद में साथ बैठे हुए सियोलिन कहती है कि उसे राहत है कि लेडी सुकाई की बीमारी से उबर गई। तपियांग पूछता है कि हैरम में ड्यूटीज कैसे चल रही है, जिस पर वो बताती है कि आदत पड़ जाने के बाद ये वाकई कंफर्टेबल है। उसे उसकी ज्यादा चिंता है क्योंकि वो बार बार चोटिल हो रहा है। वो उसे बोलता है कि उसका शरीर जल्दी ठीक हो जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसे कुछ याद आता है, वो पूछता है कि क्या लॉर्ड जोंगरे के साथ कोई प्रोग्रेस हुई, जिससे वो काम जाती है और शर्म से चिल्लाती है कि वो क्या बोल रहा है और अचानक लॉर्ड जोंगरे का जिक्र क्यों ला रहा है। वो बेफिक्र अंदाज में कहता है कि बस लगता है उनके बीच चीजें अच्छी चल रही है। वो उठ खड़ी होती है और बोलती है कि ऐसा मत कहो, अगर उसे पार्टनर चाहिए तो पहले खुद ढूंढ ले, वो खुद मैनेज कर लेगी, तो उसे इसकी चिंता न करे। वो सोचता है कि सही है क्योंकि जल्द ही उसके लिए मर्दों की लाइन लग जाएगी। वो कहती है कि इसे छोड़ो और उन्हें सुकबी का ज्वेलरी बॉक्स और लेटर खोलना चाहिए, जिस पर वो मान जाता है। बॉक्स खोलने पर उन्हें बस 2 हेयर पिन्स दिखते हैं और एक स्क्रॉल में। सियोन को ये अजीब लगता है और वो पूछती है कि क्या आमतौर पर किसी जवान मर्द को ऐसा गिफ्ट मिलता है, जिस पर तपियांग कंफर्म करता है कि ये असामान्य है। वो फूल वाली हेयर पिन उठाता है और सियोलिन से पूछता है कि क्या वो इसे लेना चाहेगी। वो इनकार करती है क्योंकि ये उसका गिफ्ट था, लेकिन आखिर में खुशी खुशी ले लेती है। फिर उनका ध्यान लेटर की तरफ जाता है। स्क्रॉल देखकर तपियांग को बेचैनी होती है क्योंकि ये गुलाबी स्क्रॉल थी, जिस पर हाथ से कढ़ाई की गई डिटेल्स थी और इसे खूबसूरत लाल रेशम धागे से बांधा गया था। ये डिटेल्स देखकर दोनों के चेहरे गहरे पड़ जाते हैं और उन्हें बुरा एहसास होने लगता है। वो फैसला करते हैं कि पहले इसे पढ़े। लेटर में लिखा है, चमकती चांदनी के नीचे मैं रात का अभिवादन करती हूं। जब मेरी कमजोर आंखें खुलती हैं तो धुंधली नजर में तुम्हें देखती हूं और तुम मेरी आंखों से मिलते हो मुस्कान के साथ। मेरे बीमार शरीर में कांपते हुए मैं तुम्हारी बाहों में शांतिपूर्ण आराम पाती हूं। जैसे किसी बड़े पेड़ की जड़ें जो मुसीबतों के आगे झुकती नहीं, तुम मेरे साथ मजबूती से खड़े हो। और आखिर में ये लेडी सुकबी से साइन किया गया है, चियान रियोन से। तपियांग और सियोलिन दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं।
अनजान की इस सब का क्या करें। सियोलिन फिर उठती है, आंखों में आंसू और डरे हुए चेहरे के साथ उसके कंधे पकड़ती है और चिल्लाती है कि उसने उसे पैलेस में पार्टनर ढूंढने को कहा था, लेकिन कभी नहीं कहा कि क्राउन प्रिंसेस को छुए, ये तो तुरंत फांसी की सजा है। तप्यांग जवाब ही नहीं दे पाता और बस उदास चेहरा लिए बैठा रहता है। सियोलिन स्क्रॉल लेती है और उसे इंस्पेक्ट करने की कोशिश करती है। कहती है कि लेडी सुकाई को इतना तो पता होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर क्यों? थोड़ी देर स्क्रॉल देखने के बाद वो इसे आग में फेंक देती है ताकि सारा सबूत खत्म हो जाए। उधर सुका के कमरे में वो आसमान की ओर देखती है और चांद पर तप्यांग की परछाई देखती है, जो उसे थप देता है, जिससे वो शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है कि अगर उसे फिर बेकोंगिंग जाने का मौका मिला तो क्या वो उसका चेहरा फिर देख पाएगी। हमारे भाई बहन की तरफ लौटें तो सियोलिन उसके हाथ पकड़ती है और बोलती है कि ये जिंदगी मौत का सवाल है, उसे एक प्रोटेक्शन की दीवार बनानी होगी। वो खाली नजरों से हाँ कहता है और वो उसे समझाती है कि होश में आ, वरना सच में मर जाएगा। उस वक्त उसे नहीं पता था कि ये कड़वा सच, इस कोर्ट में जिंदा रहने की उसकी जंग अभी शुरू ही हुई है। कुछ वक्त बाद यारे गहरे चेहरे के साथ तप्यांग से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि लेडी सुकबी को उससे लगाव है, ये देखकर कि उसने उसके लिए ढेर सारे लेटर्स और गिफ्ट्स भेजे हैं। तप्यांग हताश होकर बैठ जाता है, अनजान की इस सिचुएशन से कैसे निपटे। बाद में जब वो सियोलिन के साथ बैठे होते हैं, यारे कहती है कि वो मानती है कि वो कुछ हद तक हैंडसम है, लेकिन उसकी हरकतें उसे 50 साल के मर्द जैसी लगती है। तो भला लेडी सुकबी जैसे को उसमें दिलचस्पी क्यों होगी? वो उसे बोलता है कि ये तो बहुत सख्त बात हो गई सियोलिन, और उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है कि वो हमेशा बूढ़े की तरह नहीं होता, लेकिन हाँ, ज्यादातर वक्त ऐसा ही करता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में उसका बचाव कर रही है। सियोलिन कहती है खैर, उसे लगा कि उसकी उम्र की लड़की जल्दी प्यार में पड़ जाएगी और उतनी ही जल्दी बोर हो जाएगी अगर इंतजार करे। यारे आगे बोलती है कि 2 महीने हो गए हैं और वो अभी भी ये सारे गिफ्ट्स भेज रही है, वो आलू भी। तप्यांग एक आलू पकड़ता है और कहता है कि उन्होंने काफी इंतजार कर लिया। वो उसे कच्चा काटता है और बोलता है कि ये तो पतझड़ में शुरू हुआ और अब सर्दी है। प्रिंस हयान वान का बर्थडे सेलिब्रेशन नजदीक है, ऐसे बैठे रहना मुमकिन नहीं। उसकी बहन पूछती है कि फिर क्या करना है, जिस पर वो आलू कुचल देता है और चिल्लाता है कि ये वक्त ऑप्शंस निकालने का नहीं, उन्हें मर्दांगी दिखानी है, कॉन्फिडेंस लाना। सियोलिन चिल्लाती है कि ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि एकमात्र ऑप्शन है कि सीधे उससे बात करें। यानरे एक आलू पकड़ती है और पूछती है कि आखिर कैसे, जिस पर वो जवाब देता है कि ज्यादा सोचने की जगह कॉन्फिडेंट होकर उससे मिले और बेबाकी से बोल दे। जो क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है, उसे किसी साधारण ट्रेनी योद्धा से लगाव नहीं होना चाहिए, यही वो कहेगा। यानरे आलू का काट लेती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल उसकी स्टाइल है, लेकिन ये तो बस पहला प्लान है। वो जल्दी ही कच्चे आलू से घुटने लगती है और सियोलिन उसे पानी का गिलास थमाती है। तप्यांग पूछता है कि उसका मतलब प्रिलिमिनरी से क्या है, तो वो कहती है कि अगर बस इतना ही होता तो अच्छा होता, लेकिन उसे यकीन है कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। वो विस्तार से बताने को कहती है, जिस पर वो बोलती है कि सिर्फ एक जवान लड़की ही अपने दिल को सबसे अच्छे से समझ सकती है। वो उसे ध्यान से सुनने को कहती है और बताती है कि जवान लड़कियों को फॉरबिडन प्यार रोमांचक लगता है। वो खुद को रोमांस स्टोरी की दुखद नायिका समझने लगती है, जिससे उनके एहसास और गहरे हो जाते हैं। तप्यांग अपनी बहन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या ये सच है, जिस पर वो थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि इसमें दम है। वो गुर्राता है और वो आगे कहती है कि विद्रोह और फॉरबिडन प्यार का आकर्षक ख्याल यानरे की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यानरे कहती है कि खुलकर खुद को उससे दूर करना शायद हालात और खराब कर दे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि लेडी सुकबी का उसमें इंटरेस्ट नेचुरली कम हो जाए। उसे उम्मीद जागती है और वो विस्तार से बताती है कि वो हेडमेड वाइन से कह सकता है कि उसके बारे में बुराइयां बोले, क्योंकि ये किसी करीबी से आ रहा होगा तो असरदार हो सकता है। तप्यांग सोचता है कि ये शानदार आइडिया है और वो इसे आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। सीन तब वाइन के माफी मांगने पर शिफ्ट हो जाता है। वो कहती है कि लेडी सुकबी ने उसे सख्ती से डांटा और आखिर में उसे कबूल करना पड़ा कि ये सब झूठ था। वो हैरान हो जाता है और वो बताती है कि लेडी सुकबी को उसके खिलाफ बदनामी सुनकर बुरा लगा होगा। यारे पूछती है कि क्या उसने सब कुछ कबूल कर लिया, और तप्यांग कहता है कि उसने उसे बताया कि ये उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल है। वो उन्हें बताती है कि वो लेडी सुकबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। ऊपर से लेडी सुकबी को बचाने वाले शख्स के खिलाफ बदनामी फैलाने को कहना उसके लिए भी अजीब होगा। तप्यांग अपना दुखते सिर पकड़ता है और सोचता है
कि यानरे की तरह लेडी सुकबी को उससे मोह भंग करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन उनके अलग अलग सामाजिक दर्जे की वजह से अगर ये ज्यादा हो गया तो रॉयल प्रोटोकॉल टूट सकता है। काश कोई ऐसा होता जो लेडी सुकबी के बराबर दर्जे का हो और उसके बारे में नकारात्मक बोले। वाइन उसके ख्यालों से जगाती है और कहती है कि उन्हें उस पर बड़ा एहसान है, वो जितना हो सके सहयोग करेगी। लेकिन लेडी सुकबी की मर्जी के खिलाफ जाना मुश्किल है। वो सिक करता है और कहता है कि उसे उसकी पोजीशन समझ आती है, और यानरे कहती है कि हमेशा बीच में फंसा हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा तकलीफ झेलता है। वाइन आगे कहती है कि वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में बिजी है। तप्यांग मानता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि कल उसका सिर कट जाएगा, तो उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अचानक उसे कुछ सूझता है और वो एक ऐसा प्लान सोचता है जो काम कर सकता है। वो अपनी मुट्ठी हवा में लहराता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उधर किसी ट्रेनिंग एरिना में एक तलवार जमीन पर गिरती है। जोंगरे निम झुकता है और कहता है कि वो हार मानता है। हियान पूछती है कि क्या उसने अपनी ताकत को रोक कर रखा, जिस पर वो हिचकिचाते हुए कुछ ऐसा कहता है और उसे देखता है। वो कहता है कि हाँ, उसने अपनी तलवार को सावधानी से चलाई, इस डर से कि कहीं नुकसान न हो जाए। वो सिक करती है और कहती है कि उसे समझ आता है क्योंकि ये उसकी वफादारी का भी प्रतिबिंब है। जोंगरे सोचता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर फोकस करके बिताई, वही इस लेडी से खूबसूरती, नेकता, कविता और संयम सीखने की उम्मीद की जाती है, और ऊपर से मार्शल आर्ट्स भी। उसकी तलवारबाजी की स्किल्स बेहद परिष्कृत है। उसने शायद अपनी तकनीक को निखारा होगा ताकि मर्दों की कच्ची ताकत की कमी की भरपाई हो सके। हर वार तेज और सटीक है। जंग के ज्यादातर योद्धा इससे ज्यादा कुछ एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। हियान अपनी तलवार को शीत में रखती है और कहती है कि उसने जंग के मार्शल मास्टर्स के भविष्य के बारे में बहुत सुना है। खुद हिज मेजेस्टी ने उसकी तारीफ की है और सचमुच अफवाहें सही थी। ऐसे योद्धाओं की वजह से चिंगो दुनिया पर राज कर सकता है। वो कहता है कि वो उसे फ्लैटर कर रही है। वो बताती है कि वो तलवार पर कुछ गाइडेंस लेना चाहती थी, लेकिन आज वो यहां किसी अच्छे योद्धा को ढूंढने आई है। वो पूछता है कि उसका मतलब क्या है, जिस पर वो कहती है कि वो बर्थडे सेलिब्रेशन में एक स्पैरिंग मैच दिखाना चाहती है, लेकिन उसे इसके लिए पार्टनर चाहिए। तैयारी में व्यस्त होने की वजह से वो पूछती है कि क्या उसे कोई सही उम्मीदवार पता है। वो थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि हाँ, वो अपने असली लेवल को लेकर निश्चित नहीं है, लेकिन एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट तो है। वो कहती है कि अगर वो उसे रिकमेंड कर रहा है तो वो काफी सक्षम होगा। वो उसे बताता है कि वो बेकोंगोंगिंग से एक ट्रेनी योद्धा सोल त्यांग है, जिससे वो चौंक जाती है। वो धमकी भरे लहजे में पूछती है कि क्या वो होंग सोल क्लान का वही शख्स है। जोंगरे निम तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि ठीक है, चिंता मत करो, ट्रेनिंग पर फोकस करने वाले जैसे तुमसे ये गलती माफ की जा सकती है जो पॉलिटिक्स से दूर रहते हो। जोंगरे सोचता है कि वोंग क्लान के खून को ढोने का एहसास कैसा होगा, जिसे नोबल कंसोर हियान जैसे परी जो स्वर्ग से उतरी हो नफरत करती है और जिसे वो कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि तप्यांग को इसके बारे में क्या लगता है, क्योंकि वो लड़का सोच रहा है कि ये कितना आशीर्वाद है। उसे यकीन है कि नोबल कंसोर्ट उसे नफरत करती है और वो वोंग सोल क्लान का आभारी है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो लेडी सुकबी के बराबर है और खुलकर उसकी आलोचना कर सकती है। हालांकि एक सम्मानित क्राउन प्रिंसेस खुले में किसी की बुराई नहीं करेगी, तो उन्हें एक वजह बनानी होगी। प्लान है कि प्रिंस के बर्थडे पर अचानक एक दानव पैलेस में कोहराम मचाएगा। उसी वक्त सियोलिन प्रिंस को बचाने के लिए आगे आएगी और इससे उनके बीच चीजें शुरू होंगी। उसे यकीन है कि नोबल कंसोर्ट हियान भी प्रभावित होगी। फिर अगर वो थोड़ा दयनीय दिखे तो हियान का गुस्सा और बढ़ेगा। वो सोचता है कि यही सही है और सब प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन यानरे अचानक चिल्लाते हुए अंदर घुसती है। वो उसे बताती है कि ये सीरियस है और लेडी सुकब बेकोंगिंग आ गई है, जिससे वो हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि वो यहां क्यों आई, जिस पर यानरे कहती है कि लगता है वो एल्डर बिक्सन से गाइडेंस लेने आई है। वो पूछता है कि इतने अचानक क्यों, तो वो बताती है कि बर्थडे फेस्टिवल नजदीक है और उनसे अपनी प्रतिभा दिखाने की उम्मीद है। वो कहती है कि शायद वो उसी की तैयारी कर रही होगी। वो कहता है कि उसे समझ आया और सोचने पर एक अफवाह भी है कि नोबल कंसोर्ट ने जंग में एक मार्शल इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ली थी। उसे ये भी सुना था कि लेडी सुकबी डॉविस टेक्निक्स में काफी टैलेंटेड है और अगर इसमें एल्डर बिक्सन का हाथ है तो समझ में आता है। वो कहती है कि खैर, उनकी बातचीत खत्म होने के बाद उसे बेकोंगिंग से बाहर तक उसे एस्कॉर्ट करना है।
ये पैलेस एटिकेट है कि खास मेहमानों को गार्ड्स के साथ एस्कॉर्ट करना जरूरी है। वो उसे चेतावनी देती है कि भले कुछ भी हो, उसे किसी भी तरह उससे इंगेज नहीं करना। वो उसे सोचते हुए घूरती रहती है, तो वो पूछता है कि अब क्या। वो एक चाकू निकालती है और उसे अपनी बाजू देने का हुक्म देती है। वो उसकी बाजू पकड़ती है और चाकू से उसके कपड़े फाड़ने लगती है, तो वो हैरानी से पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि उन्हें उसे और गंदा दिखाना होगा। अगर उसका लिबास मैला हो और बर्ताव रूड हो, तो लेडी सुकबी जैसे रिफाइंड इंसान को जरूर बुरा लगेगा। वो कहती है कि ये अच्छा मौका है कि वो उस पर बुरा इंप्रेशन छोड़े। वो कहता है कि ये सही लगता है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। हालांकि उसे लाइन कहाँ खींचनी है पता नहीं। वो कहती है कि बस उस पर भरोसा करे और लेडी सुकाई को न जानने का नाटक करे। बाद में उसे मुंह बंद रखना है और कुछ नहीं जानने का ढोंग करना है। वो पूछता है कि क्या वो उसे मानेगी अगर वो न जानने का नाटक करेगा, तो यानरे कहती है कि ठीक होगा। उसने बस एक नजर डाली और वो बिल्कुल अलग लग रही थी। वो मान जाता है और वो कहती है कि अब से उसे खुद को हाइप्नोटाइज करना है। वो अब एक पत्थर है, एक भावनाहीन वस्तु। वो उसका पीछा करता है जब तक कि वो अचानक उसकी बाजू के कपड़े ज्यादा फाड़ नहीं देती और वो चिल्लाता है, ये क्या है? वो चिल्लाता है कि ये तो बस मैला नहीं, पूरी तरह फटे हुए कपड़े हैं। वो भिखारी जैसा लग रहा है, अब क्या करे? वो जवाब देती है, क्या मैंने उसे भावनाहीन वस्तु बनने और कुछ भी पकड़कर समहाव बांध लेने को नहीं कहा? सीन तब लेडी सुपाई की एल्डर बिक्सन के साथ बातचीत पर शिफ्ट हो जाता है। वो उसे बताती है कि भले ही वो इसके लायक न हो, लेकिन वो उसकी गाइडेंस चाहती है ताकि एक डॉविस्ट परफॉर्मेंस कर सके जो हिज मेजेस्टी को खुश करे। वो कहता है, भला वो कैसे मना कर सकता है जब खुद लेडी सॉकबाई मुझसे कह रही है। वो उसे बताता है कि उसकी नेचुरल एनर्जी के साथ वो एक डॉविस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को तालियों से दंग कर देगा। हालांकि समय कम है, वो इतने महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन उसे चिंता है कि हाल के दिनों में बेक्सिक माउंटेन का माहौल अस्थिर हो गया है। पैलेस के सेज होने के नाते उसे पहले इस मामले से निपटना होगा, तो उसे अभी ट्रेनिंग टालनी होगी। वो कहती है कि उसे समझ आया और वो उसका कीमती वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहती। वो उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि अब काफी देर हो गई है, तो उसे इनर कोर्ट वापस जाना चाहिए और उनके गार्ड्स उसे पैलेस के बाहर तक ले जाएंगे। ये सुनकर उसका चेहरा चमक उठता है और वो रिफ्लेक्सिवली तप्यांग कहती है। ये रिएक्शन देखकर एल्डर बिक्सन सोचता है कि क्या उसकी बात इतनी बोरिंग थी कि उसे निकलने का इतना जोश है। तप्यांग अंदर आता है और एल्डर बिक्सन के सामने घुटनों पर बैठता है। एल्डर उसे बताता है कि उनका मेहमान जा रहा है और तप्यांग कहता है कि वो तुरंत तैयार हो जाएगा, जबकि सुकबी उसे चमकती आंखों से देखती है। उसे एस्कॉर्ट करते वक्त वो अंदर से सोचता है कि उसे उसकी नजर महसूस हो रही है। सिर्फ आंखें ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मुट्ठियां सीधे उसकी तरफ तनी है, उसे देखने का इशारा कर रही है। वो उसे पिल्ले की तरह घूरती रहती है और अंदर से उसे देखने की भीख मांगती है, लेकिन वो अपने दिमाग में उससे रुकने की भीख मांगता है, क्योंकि अगर ये यूं ही चला तो दोनों की मौत तय है। उसे एस्कॉर्ट करने के बाद वो झुकता है और वो उदासी में सोचती है कि क्या वो उसे पहचानता नहीं, क्योंकि उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्या उस दिन जो देखा वो बस एक सपना था जो चला गया? लेकिन अचानक उसे वो रेशम धागा दिखता है जो उसने स्क्रॉल के साथ दिया था और उसका चेहरा चमक उठता है। वो सोचती है कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा क्योंकि उसे याद नहीं। वो बस उसे स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही वो उसके बगल में हो, इतनी करीब, फिर भी छू नहीं सकती। ये एहसास उसे पीड़ा देता है और वो सोचती है कि आखिर ये इतना क्यों दुखता है। वाइन पीछे से उसे ठंडे पसीने के साथ देखती है और सोचती है कि इस रफ्तार से वो उसकी भलाई का बदला धोखे से चुकाएगी। घर पहुंचकर वो यान्द्रे को बताता है कि उसने इसे परफेक्टली पकड़ा। उसे थोड़ा गिल्ट फील होता है, लेकिन मजबूरी थी। वो सोचती है कि क्या उन्होंने सही किया, और वो कहता है, बिल्कुल सही किया। अगर वो इतनी परेशान हो जाए कि उसे पूरी तरह अवॉइड करे, तो ये उनकी जीत है। वो कहती है कि शायद हाँ, फिर कुछ सोचती है और सिर हिलाकर उस ख्याल को भगाती है। फिर तप्यांग से कहती है कि उसने शानदार काम किया। उसकी रिएक्शंस देखकर वो पूछता है कि वो इतनी बेचैन क्यों लग रही है, तो वो कहती है कि कोई वजह नहीं, बस कभी कभी उसे अजीब सा फील होता है जैसे उसने बड़ी गलती कर दी। वो पूछता है कि वो क्या बोल रही है और कि उन्होंने इसे परफेक्टली हैंडल किया, जिस पर वो मानती है। वो कहता है कि उन्हें बर्थडे फेस्टिवल की तैयारी पर फोकस करना चाहिए, और वो मानती है क्योंकि वहां बहुत कुछ संभालना है। तप्यांग सोचता है कि फेस्टिवल नजदीक है, मतलब उनका प्लान लगभग शुरू होने वाला है।
जब बेक्सिक के स्पिरिट्स बेकाबू होंगे, वो एक मजबूर मूर्ख की तरह बर्ताव करेगा और नोबल कंसोर्ट से उसके बारे में अफवाहें फैलवाएगा। अगर वो कोहराम में जुझाक पैलेस की मेड से ज्वेलरी भी चुरा लेता है तो परफेक्ट होगा। हाँ, बिल्कुल लचर। वो ठहाका मारता है और कहता है कि एक करीबी मौका था, लेकिन सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। अचानक एल्डर बिक्सिन अंदर आता है और उसे पुकारता है। वो सोचता है कि ये सिचुएशन क्यों इतनी परिचित लग रही है। एल्डर कहता है कि उसे पहले जिक्र करना भूल गया। जब वो फेस्टिवल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट करेगा, उसे सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने कोल्ड आयरन हैवी तलवार साथ ले जाए। तप्यांग हैरान होकर पूछता है कि क्या, लेकिन एल्डर बिक्सिन उसे बताता है कि वो नोबल कंसोर्ट का डांस पार्टनर होगा तलवार प्रदर्शन के दौरान। तो हाँ, कुछ भी उसके प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा। बाद में सेलिब्रेशन के दौरान सम्राट खुशी खुशी अपनी सीट पर बैठता है, जबकि क्राउन प्रिंस उसके बगल में उदास बैठा होता है। ये देखकर तप्यांग सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा है जैसा उसने सोचा था। 14 साल के लड़के की आंखों में इतना गहरा खालीपन देखना मुश्किल है। चोंगडुगिंग के क्राउन प्रिंस हयानविन को कभी रंग नहीं दिखते। बचपन से ही वो शास्त्रों के अध्ययन में डूबा रहा, जिससे उसे सिर्फ काली स्याही और सफेद कागज के अलावा कुछ दिखना बंद हो गया। भले ही वो खूबसूरत नजारा देखे, उसे कोई आकर्षण नहीं होता और वो पपेट की तरह उद्देश्यहीन जिंदगी जीता है। प्रिंस की जिंदगी शानदार थी, लेकिन खुशहाल नहीं। सियोलिन ही थी जिसने हयानविन की आंखों में रंग वापस लाए। एक सीन था जहां सियोलिन पैलेस से चोरी छिपे निकलती है और हयानविन को टाइल छतों पर ले जाती है ताकि उसे चोंगडुगिंग का पूरा नजारा दिखाए। वहां पहली बार हयानविन को एहसास हुआ कि चोंगडुगिंग सचमुच खूबसूरत जगह है। फेस्टिवल में भी ऐसा ही हुआ जब दानवों के हमले से लैंडस्लाइड हुआ। 3 दिन तक रेस्क्यू का इंतजार करते वक्त सियोलिन ने किसी तरह हयानविन को जिंदा रखा। उस वक्त सियोलिन ने अपना नाम नहीं बताया था, तो उसकी पहचान अज्ञात थी, लेकिन एक परिचित कोर्ट मेड की धुंधली याद उसके दिमाग में रही, जो सेलेस्टियल ड्रैगन का गाना नॉवेल की शुरुआत में एक रोचक मोड़ जोड़ती है। तप्यांग रुककर सोचता है कि ये कंपोजिशन समहाउ परिचित लगती है। फिर लेडी सुप के साथ हुए सबको याद करता है। वो उस ख्याल को धकेल देता है और सोचने का फैसला करता है कि इसे भूल जाए। जुझाक पैलेस की हेडमेड उसके पास आती है और बताती है कि तलवार प्रदर्शन जल्द शुरू होने वाला है, जिस पर वो मान जाता है।